Simeo. विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के फरवरी 2026 के अपडेट में आप सभी का स्वागत है। या आई नो कि जिस साइकिल में मैं ये अपडेट अब तक लाता हूँ उसमें इस बार थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन सिंस मुझे विरार के रीडेवलपमेंट वाले वीडियो पे काफ़ी समय लग गया तो उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी फॉर द लेट अराइवल ऑफ दिस वीडियो। लेकिन ऐसे देर आए दुरुस्त आए। हालांकि इस अपडेट के लिए जो मैंने शूटिंग की थी वो काफ़ी पहले मतलब दिसंबर 2025 में की थी, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। जिन जिन साइट्स पर और जिन जिन जगहों पर एडिशनल अपडेट्स आए फरवरी 2026 में उसे मैंने खास आपके लिए रीशूट किया ताकि आप तक एकदम लेटेस्ट अपडेट पहुंच पाए फरवरी 2026 की। और जब मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था तभी मुझे एक पार्सल आता है फॉर माई सरप्राइज, जो अनबॉक्स करने में मुझे पता चलता है कि ये पार्सल पावर ट्रेन मीडिया यानी आकाश बाउसर ने मेरे एड्रेस पे भेजा था, जिससे निकलता है एक WDM 3D के डिज़ाइन से बना हुआ वेक्टर फोटो फ्रेम जो पावर ट्रेन मीडिया कंपनी के रिसेंटली इनॉग्रेटेड 3D प्रिंटिंग विंग से बनाया गया है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको भी ऐसे फ्रेम्स अपने वॉल्स पे डेकोरेट करने के लिए चाहिए तो यू कैन श्योरली ऑर्डर फ्रॉम हिम। एज वी नो, विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग MRVC के हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में से है। इस पे रिसेंटली काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए अबाउट इट्स अपडेट्स एंड जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में। तो उसी के बारे में फरवरी 2026 में क्या क्या काम हुए हैं और आगे कैसे कैसे काम होंगे वो हम जानने वाले हैं। हर बार की तरह ही हम इस बार भी शुरुआत करेंगे विरार साइड से। विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग की एक्चुअल शुरुआत होती है विरार के साउथ एंड से, यानी जहाँ से कार शेड खत्म होता है वहाँ से इनिशियल स्टार्ट होता है विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग का स्कोप। क्योंकि यहाँ पर जो विरार में नया प्लेटफॉर्म ईस्ट का होम प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा वो विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के अंतर्गत बनाया जा रहा है, और जिसकी प्रोग्रेस हम जैसे अभी देख पा रहे हैं कि जो मेन अर्थवर्क के काम है वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है। वेरी सून यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म के बाउंड्री वॉल्स के काम है वो भी शुरू हो जाएंगे। जो प्लेटफॉर्म के रूफ स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के काम है वो तो यहाँ पर नॉर्थ एंड पे शुरू हो ही गए हैं। विरार में कौन से प्लेटफॉर्म कहाँ पर बनेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म किस काम आएंगे, इसके बारे में एक काफ़ी डिटेल में वीडियो मैंने आपके साथ इसके पहले शेयर किया है। तो विरार में जो काम चल रहे हैं उसके बारे में आपको अगर इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो के जरिए जान सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने पर जो विरार का एलिवेटेड डेक बनेगा उसके अगर हम काम देखें तो यहाँ पर जो वाइडेस्ट FOB है वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4A के एंड तक जो कॉलम के फाउंडेशन के काम और कॉलम के इंस्टॉलेशन के काम है वो हमें कंटिन्यूसली देखने मिल रहे हैं। फ्यूचर में बनने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 5B यानी जो होम प्लेटफॉर्म बनेगा वहाँ पर जो कॉलम के इंस्टॉलेशन के काम है वो होने के बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बीम भी प्लेस किए जाएंगे जिसके ऊपर एलिवेटेड डेक बनेगा। और जैसे हमने विरार के रीडेवलपमेंट वाले वीडियो में देखा था कि जो नॉर्थ मोस्ट ब्रिज है उसका जो एक आर्म जो प्लेटफॉर्म नंबर 4A पर उतारा जाएगा उसके जो काम शुरू हुए थे वो अभी कंप्लीट करके पब्लिक के लिए ओपन किया जा चुका है। यानी आप डहाणू साइड से विरार आने वाली ट्रेन से अगर प्लेटफॉर्म नंबर 4A पे उतर रहे हो तो नॉर्थ एंड पर आके इस ब्रिज का इस्तेमाल करके ईस्ट या वेस्ट साइड में एग्जिट ले सकते हो। वहीं अगर हम रोड ओवर ब्रिज के थोड़े ही आगे देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 5B और जो करंट 3A है उसके नॉर्थ एक्सपेंशन के काम काफ़ी एडवांस स्टेजेस में यानी ऑलमोस्ट फिनिशिंग के लेवल पे आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि जो फ्यूचर का प्लेटफॉर्म नंबर 5A या 5B बनेगा वो एज ए टर्मिनल प्लेटफॉर्म भी काम आएगा। जो 15 डब्बा लोकल्स डहाणू से आएंगी उन्हें टर्मिनेट और रिवर्स करने के लिए भी। इसके बारे में आपको विरार के वीडियो में काफ़ी डिटेल में जानकारी मिलेगी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें दिखता है विरार का नॉर्थ का रोड ओवर ब्रिज, यानी जो नारंगी का रोड ओवर ब्रिज है या नारंगी के फाटक के रिप्लेसमेंट का रोड ओवर ब्रिज है वो। इसके जो दोनों बोस्ट्रिंग आर्च गर्डर है वो लॉन्च करके उन्हें लोअर किया जा चुका है। अगर हम वेस्ट साइड के अप्रोच रैम्प्स की बात करें तो उस पर असफाल्ट लेइंग की जा चुकी है और जो लास्ट के जो स्पैन्स है वहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग और डेक स्लैब के फैब्रिकेशन के काम शुरू है। सिर्फ काम बचा है ईस्ट साइड के यानी नारंगी साइड के जो रैंप का। एक बार वो काम फिनिश हो जाए तो मिड 2026 में यानी मानसून के पहले ये ब्रिज पब्लिक के लिए खुला कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो नारंगी फाटक पर जो ट्रैफिक लगता है, जो लोगों को क्रॉस करने में दिक्कत होती है, वो इशू हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। बात करें अगर नारंगी फाटक से आगे के काम की तो यहाँ पर नारंगी फाटक एरिया से ही जो अर्थवर्क के काम है वो आगे बढ़ रहे हैं
जैसे ही नारंगी फाटक बंद हो जाएगा तो फाटक के एरिया जो एलसी का एरिया में भी जो अर्थवर्क के काम है वो आगे बढ़ाए जाएंगे टू कनेक्ट देम विद द नारंगी यार्ड का जो एरिया है उसके साथ। शायद हमने हमारे प्रीवियस अपडेट में यहाँ पर नारंगी में एक फुट ओवर ब्रिज जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें यूज करने के लिए जो फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा था उसके काम देखे थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो उसके गर्डर लॉन्च हो चुके हैं और स्टेयर्स के लिए जो फैब्रिकेशन किया जा रहा है उसके भी काम अभी एडवांस स्टेज में बन रहे हैं। ये फुट ओवर ब्रिज भी शायद यहाँ के लोकल लोगों के लिए मानसून के पहले ओपन कर दिया जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें फाइनली ब्लैंकेटिंग के काम और बलास्ट कलेक्शन के काम दिख रहे हैं। ब्रिज नंबर 87 यानी नारंगी खाड़ी पर जो ब्रिज बन रहा है उसके जो गर्डर लॉन्चिंग के काम है वो भी कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर इस ब्रिज की पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अगर हम अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो ओल्ड ट्रैक्शन सबस्टेशन हुआ करता था उसे तो पूरी तरह से डिसमेंटल किया जा चुका है और उसे नारंगी में रीसेटल किया जा चुका है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो रिले हट बन रही थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमें जो स्लीपर लेइंग और ओएची पोल के इरेक्शन के काम हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। इस लोकेशन पर आता है विरार डाहनु रोड क्वाड्रुपलिंग के साथ बुलेट ट्रेन का पहला क्रॉसिंग और बुलेट ट्रेन के इस एरिया के जो काम है वो भी काफी फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, जो काम हम पैकेज C3 के बुलेट ट्रेन के पैकेज C3 के अपडेट वीडियो में इन डेप्थ देखने वाले हैं। आगे बढ़ने पर आता है ब्रिज नंबर 88 जो शिरगांव खाड़ी पर बन रहा है। ये भी ब्रिज नंबर 87 की तरह ही गर्डर लॉन्चिंग के साथ रेडी किया जा चुका है और इसके पेंटिंग की प्रोसीजर भी शुरू है। इसी के साथ इसके आगे का जो थोड़ा हिस्सा है वहां पर कंस्ट्रक्शन मशीनरी के पहुंचने के लिए एक्सेस दिया जा चुका है। अगर हम अभी देखें ब्रिज नंबर 88 के आगे के काम तो यहाँ पर ब्लैंकेटिंग के काम भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मैं पहली बार कदम रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो रोड एक्सेस है जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल के लिए, ऑफ कोर्स नॉट फॉर कॉमन पैसेंजर्स, वो ओपन हो गया है। और यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ से जो ब्लैंकेटिंग की जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह है जिससे जो नई लाइन ले की जाएगी वो मेन लाइन के साथ मर्ज की जाएगी। मेरे पीछे आप एकदम दूर देख सकते हो कि बुलेट ट्रेन के जो ब्रिज का काम है वो भी चल रहा है वैतरणा का। और यहाँ से वो 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 इसे बोलते हैं सरप्राइज। जो ट्रैक टेस्टिंग का कार थी वो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए जा चुकी है। यहाँ से जो सबर्बन लाइन है वो मेन लाइन के साथ करंट अलाइनमेंट के साथ मर्ज हो जाएगी और फिर जो नई लाइन बनेगी वो एग्जिस्टिंग मेन लाइन के वेस्ट में बनेगी। इस लोकेशन पे जब भी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मेन लाइन के ईस्ट से अलाइन हो जाता है तो जो नई दो लाइन बनेगी सबर्बन लाइन वो वेस्ट साइड पे बनाई जाएगी और उसके काम भी हमें यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये जो सीकेंड पाइलिंग के काम है वो भी आगे बढ़ रहे हैं और जो अर्थवर्क के काम है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर माइनर ब्रिज नंबर 89 के काम भी शुरू हो गए हैं। बात अगर करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तो इसे खारबाव तक कंप्लीटली कमीशन किया जा चुका है। हालांकि फ्रेट सर्विसेज यानी गुड्स ट्रेन की सर्विसेज शायद ये वीडियो आप तक आएगा तब तक शुरू भी हो जाएगी, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के वक्त ये जो सेक्शन है अप टू खारबाव वो ऑन पेपर कंप्लीट और कमीशन विद इलेक्ट्रिफिकेशन ये पूरा किया जा चुका है। यहाँ पर जब हम आते हैं ब्रिज नंबर 90 की तरफ तो यहाँ पर भी जो पियर के कंस्ट्रक्शन के काम है वो फिनिशिंग के स्टेज में है। इसके आगे हमें दिखता है ब्रिज नंबर 91, उसके भी पियर कंस्ट्रक्शन के काम कंप्लीशन की कगार पर है और जो एबेटमेंट के काम है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों ब्रिजेस के जो गर्डर्स है वो हमें आगे वैतरणा स्टेशन की साइड पर देखने मिलते हैं। बात अगर करें वैतरणा स्टेशन की तो यहाँ पर जो सबर्बन लाइंस बनेगी उसके लिए जो सबर्बन प्लेटफॉर्म बनेंगे उनके बाउंड्री वॉल के साथ साथ जो फ्लोरिंग के काम है, फ्लोरिंग के बेस के काम है वो भी शुरू हो गए हैं। वैतरणा स्टेशन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप तक लाऊंगा जिसमें वैतरणा स्टेशन पे कैसे कैसे काम एग्जीक्यूट किए जाएंगे फेज वाइज मैनर में, मतलब आने वाले समय में आपको शिफ्टिंग ऑफ ट्रैक्स कैसे देखने मिलेगा, वैतरणा स्टेशन का नया लेआउट कैसे होगा और इसके एग्जीक्यूशन कैसे होंगे वो हम उस वीडियो में इन डेप्थ जानने वाले हैं। लेकिन करंटली अगर हम इस वीडियो में देखें तो जो स्टेशन की नई बिल्डिंग है
वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और कमीशनिंग का वेट कर रही है। यहाँ पर एक मेजर अपडेट आती है वैतरणा के सबवे की। अभी ये सबवे करंटली सिर्फ WDFC के नीचे से हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लाके छोड़ता है, लेकिन करंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जो है वो पूरी तरह से अबैंडन किए जाएंगे और पूरा जो स्टेशन का कॉम्प्लेक्स है इस नए एरिया में शिफ्ट होगा। तो वैतरणा के ईस्ट में जो लोग रहते हैं उन्हें WDFC से निकल के यहाँ पर बाहर आके कोई पॉइंट नहीं है जब तक उन्हें पूरा जो स्टेशन प्रेमाइसेस है वो क्रॉस करने की सुविधा ना मिले। तो उसी के लिए ये सबवे बनाया जा रहा है जो यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगा फ्रॉम वैतरणा ईस्ट एज वेल एज अगर फ्यूचर में डेवलप होता है तो वैतरणा वेस्ट भी। तो विरार के सबवे की तरह ही यहाँ पर भी एक ऑल प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल सबवे बनाया जा रहा है। और अगर हम इस सबवे की बात करें तो जो साउथ साइड है वहाँ पर रैंप रहेंगे और नॉर्थ साइड है वहाँ पर सीढ़ियाँ यानी स्टेयर्स रहेंगे। आगे बढ़ने पे आता है इस प्रोजेक्ट का सबसे मेजर हर्डल यानी वैतरणा का ब्रिज नंबर 92 या साउथ वैतरणा ब्रिज। साउथ वैतरणा ब्रिज की अगर हम बात करें तो जो स्लो लाइन का ब्रिज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी इस पे फिनिशिंग के काम शुरू है। इसके ऊपर जो ट्रैक लाइन के वर्क है वो होने में अभी टाइम है, बिकॉज ये ब्रिज अभी वाड़ीव आइलैंड पे जाने के लिए एक्सेस रोड की तरह यूज किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक वाड़ीव आइलैंड तक जो अर्थवर्क के काम है वो WDFC के ब्रिज के ऊपर से एक ट्रॉली के सहारे होते थे, जो काफी इनएफिशिएंट और स्लो मेथड था। लेकिन सिंस अब MRVC का अपना हक का ब्रिज रेडी हो गया है तो जो अर्थवर्क के लिए ट्रक्स का मूवमेंट है वो काफी फास्ट हो गया है। वही अगर हम फास्ट लाइन की बात करें या मेन लाइन के ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर 4 स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग अभी बाकी है जो कास्ट इन सिटू मेथड से की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो गर्डर लॉन्चिंग का मेथड था, गर्डर लॉन्चर था, उसे डिसमेंटल करके आगे ब्रिज नंबर 93 पे शिफ्ट किया गया है। ब्रिज नंबर 93 पे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे वाड़ीव आइलैंड का अर्थवर्क, जहाँ पर PVD के काम आगे बढ़ रहे हैं और अर्थवर्क की लेवल बढ़ाई जा रही है। बात अगर हम करें ब्रिज नंबर 93 की, जो ब्रिज नंबर 92 से काफी छोटा रहेगा। ब्रिज नंबर 92 यानी साउथ वैतरणा ब्रिज 33 स्पैन का था, वही ब्रिज नंबर 93 यानी नॉर्थ वैतरणा ब्रिज 27 स्पैन का रहेगा। लेंथ में कम होने के बावजूद भी इस पर फुल फोर्स में काम किया जा रहा है। हमने जो लास्ट वीडियो में अपडेट देखी थी उससे आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि कितना काम फास्ट किया जा रहा है। इस ब्रिज के लिए जो पियर्स की जो पाइलिंग हो रही है उसके लिए जो गैंट्रीज है वो दोनों साइड से दोनों लाइन पे आगे बढ़ रही है और एक्सपेक्टेड है कि मानसून के पहले जो पाइलिंग के काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और पॉसिबली मानसून के दौरान ही पाइल कैप्स के काम और बहुत सारे पियर्स के काम रेडी हो जाएंगे। पियर के काम और उनके कैप्स के काम आगे बढ़ ही रहे हैं। उसी के साथ MRVC ने यहाँ पर नॉर्थ एंड से यानी सफाले एंड से जो गर्डर लॉन्चिंग के काम है वो भी प्रोसीड कर दिए हैं। गर्डर लॉन्चर जो ब्रिज नंबर 92 से डिसमेंटल करके यहाँ पर लाया गया वो ऑपरेशनल किया जा चुका है और यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है। अगर हम कास्टिंग यार्ड में देखें तो यहाँ पर लगभग 25 बॉक्स गर्डर पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। जैसे जैसे पियर कैप्स रेडी होती जाएगी ये गर्डर्स जो है अपनी जगह पर लॉन्च किए जाएंगे। यानी हम एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 के एंड तक या मैक्स टू मैक्स 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में इस ब्रिज की गर्डर लॉन्चिंग कंप्लीट हो जाएगी और इन दोनों ब्रिज के कंप्लीशन के बाद सिविल वर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट माने जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट ब्रिजेस एक मेजर स्ट्रक्चर थे पूरे प्रोजेक्ट में जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला था। और सिंस अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में ब्रिज नंबर 93 भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 27 के एंड में या 28 के मिड में ये पूरा प्रोजेक्ट कमीशन करके लोगों के लिए ओपन इजीली किया जा पाएगा। अगर हम इस सारतोडी के एरिया से सफारी की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पर आने वाले जो माइनर ब्रिजेस है उनके भी कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अर्थवर्क के काम तो हमने काफ़ी पहले से देखे हैं कि काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो माइनर ब्रिजेस है उनके भी काम हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ने पर हम पहुंचेंगे सफारी स्टेशन की ओर। सफारी स्टेशन के साउथ में जो रोड ओवरब्रिज बना था उसे हमने पहले भी देखा था कि ये पब्लिक के लिए ओपन और ऑपरेशनल किया जा चुका है, लेकिन अब यहाँ पर एक मेजर अपडेट आती है सफारी के सबर्बन प्लेटफॉर्म्स की। अगर हम रोड ओवर ब्रिज के आगे से ही देखें तो जो सबर्बन प्लेटफॉर्म्स है
उनके बाउंड्री वॉल्स के काम शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो स्टेशन एरिया में एग्जिस्टिंग फुटओवर ब्रिजेस थे, उनके जो एक्सटेंशन के काम है वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक और एडिशनल एस्केलेटर बनाया जा चुका है जो लोगों के लिए ओपन भी किया जा चुका है। इन ब्रिजेस का काम प्रायोरिटी पर लेने की जो वजह है वो ये है कि जब भी जो सबर्बन लाइन बनेगी उसके लिए जो एक्सकेवेशन और कंस्ट्रक्शन के काम किए जाएंगे, उस एरिया से पैसेंजर मूवमेंट नहीं की जा सकती फॉर ऑब्वियस सेफ्टी रीजंस। तो जो वेस्ट साइड से आने वाले पैसेंजर है उन्हें एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर लाने के लिए ये फुटओवर ब्रिजेस ऑपरेशनल किए जाएंगे। जो ओल्ड एलसी या फाटक हुआ करता था वहां पर जो एक फुटओवर ब्रिज बनेगा उसके काम अभी तक शुरू होने बाकी है, लेकिन जो एकदम नॉर्थ एंड पे फुटओवर ब्रिज बनेगा उसके फाउंडेशन के काम यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म एरिया में कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग लाइंस पे जो एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म थे वो पूरी तरह से कंप्लीट होके ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसका अगर हम एक मेजर एडवांटेज देखें तो जो सफाले पे रुकने वाली पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन है जो 12 कोच से लंबी है, वो पहले ओल्ड फाटक के पीछे रुकती थी, जिसके कारण उसके काफ़ी सारे जो कोचेस है वो प्लेटफॉर्म के साउथ में एक्सटेंड हो जाते थे, जिन कोचेस से उतरने के लिए पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। लेकिन अब सिंस जो एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है वो यूटिलाइज किए जाएंगे, तो जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है उनके सारे कोचेस को उतरने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। सफाई के स्टेशन के आगे बनने वाला जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है उसके सिविल वर्क्स के साथ साथ उसमें लगने वाले इक्विपमेंट के फाउंडेशन के काम भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। सफाई के आगे बढ़ने पर यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंटली जो ट्रैक लेइंग के काम है, बलास्ट लेइंग के काम है, OHE के पोल के फाउंडेशन के काम है और इवन OHE के आर्म्स के जो इंस्टॉलेशन के काम है वो हमें कंटिन्यूसली अलग अलग स्टेजेस में देखने मिल रहे हैं। यहाँ से आगे हमें कुछ जगहों पर जो 2x25 किलोवोल्ट के ट्रैक्शन के लिए जो लगने वाले OPGW केबल्स है उनके लिए जो आर्म लगाए जा रहे हैं OHE पोल्स पे, उनके भी इंस्टॉलेशन के काम हमें दिख रहे हैं। 2x25 kV के ट्रैक्शन के बारे में एक इन डेप्थ वीडियो मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हालांकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ये ट्रैक्शन और जो पावर सप्लाई की चीज़ें हैं वो समझने में मुझे शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं खुद इस कॉन्सेप्ट को पूरा स्टडी करूँगा और जब ये कॉन्सेप्ट मुझे पूरी तरह से खुद समझ में आएगी तब एक इन डेप्थ वीडियो आप तक लाऊंगा, जिससे जो कॉमन व्यूअर्स है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के व्यूअर्स है, उन्हें भी जो 2x25 kV का जो ट्रैक्शन है वो क्या होता है, उससे क्या एडवांटेज होते हैं और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझने में आसानी होगी। ये मेरी कोशिश रहेगी। आगे बढ़ने पर केळवे रोड के नज़दीक आता है बुलेट ट्रेन का सेकंड क्रॉसिंग और यहाँ पर भी काफ़ी स्पीड में काम हमें देखने मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेन वायरडक्ट पे गर्डर लॉन्चिंग के काम है वो भी हमें दिख रहे हैं। इसके बारे में हम पैकेज C3 के अपडेट में इन डेप्थ जानने वाले हैं। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट MRVC के 2 सबर्बन लाइन के साथ एग्जैक्ट क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर जो फर्स्ट पियर बन रहा है, जो हमने काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियो में जाना है, जो P1 बनेगा, उसके लिए जो एक बड़ी पियर कैप बनेगी उसके कास्टिंग के काम यहाँ पर शुरू है। वही जो सबर्बन लाइन और वेस्टर्न रेलवेज के बीच में जो शिंजो पाइल फाउंडेशन से जो पियर बनने थे उनके पियर के कास्टिंग का काम हो गया है। वही वेस्टर्न रेलवे और WDFC के बीच में जो पियर बनने वाले हैं उनके शिंजो पाइल फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। इसके आगे भी सबर्बन लाइन पे जो ट्रैक लेइंग के काम है, जो OHE पोल के मास्ट के इरेक्शन के काम है वो हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टाकी ब्रिज के साउथ में एक और कलवर्ट ब्रिज बनाया जा रहा है जिसके काम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है केळवे रोड का स्टेशन। यहाँ पर हमने देखा था कि केळवे रोड की स्टेशन बिल्डिंग तो काफ़ी पहले रेडी हो चुकी थी। केळवे रोड के जो स्टाफ क्वार्टर्स है वो भी स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो गए हैं, उनकी पेंटिंग के काम शुरू है। और यहाँ पर जो केळवे रोड के एक्सिस्टिंग फुटओवर ब्रिज या नए बनने वाले फुटओवर ब्रिज है वो हमें इस बार काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी सफाई की तरह ही जब नई लाइंस के लिए जो एक्सकैवेशन या कंस्ट्रक्शन के काम किए जाएंगे, नए प्लेटफॉर्म्स के काम किए जाएंगे, तो जो पैसेंजर मूवमेंट है वो इन नए फुटओवर ब्रिजेस के सहारे कराया जाएगा ताकि जो वेस्ट से आने वाले पैसेंजर है वो सेफली इस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर से क्रॉस कर पाए। केळवे रोड के आगे पालघर तक हमें वापस एक बार स्टडीली जो अर्थवर्क के काम है, जो ब्लैंकेटिंग के काम है, उसके ऊपर जो बलास्ट लेइंग के काम है,
फिर जो स्लीपर और ट्रैक लेइंग के काम हैं, OHE पोल के इरेक्शन के काम है, वो स्टेडीली अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सफारी के ट्रैक्शन सबस्टेशन की तरह ही यहाँ पर जो एक SSP बन रहा है, वहाँ पर भी हमें इक्विपमेंट के फाउंडेशन के काम यहाँ पर दिख रहे हैं। मोपारा ब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग कंप्लीट हो गई थी और अभी उस पर कंस्ट्रक्शन मशीनरी की मूवमेंट के लिए एक्सेस बना दिया जा चुका है। पालघर के साउथ में बनने वाले जो स्टाफ क्वार्टर्स है, उनका भी काम स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो गया है और इनकी फिनिशिंग के काम शुरू है। शायद हमारे अगले वीडियो तक इन्हें कमीशन किया जाएगा और हैंडओवर किया जाएगा, जिससे जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है उन्हें डिसमेंटलिंग करने के काम आगे बढ़ पाए। पालघर के एग्जिस्टिंग ट्रैक्शन सबस्टेशन के रिप्लेसमेंट में बनने वाला ट्रैक्शन सबस्टेशन भी यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है, जिसके बाद ओल्ड ट्रैक्शन सबस्टेशन को हटा के सबअर्बन लाइन्स के लिए जगह बनाई जाएगी। यहाँ पर एक मेजर अपडेट आती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखी थी, कि जो पालघर के नवली फाटक के रिप्लेसमेंट में बना हुआ रोड ओवर ब्रिज है, वो कंप्लीट होकर कमीशन किया जा चुका है और ये ट्रैफिक के लिए ओपन भी किया जा चुका है। बात अगर करें पालघर स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो यहाँ पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि पालघर स्टेशन विरार डाउन रोड क्वाड्रुपलिंग के साथ साथ ही अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत भी रीडेवलप किया जाएगा। यानी जो नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे वो MRVC के स्कोप में रहेंगे, लेकिन जो नया फसाड और नई एमिनिटीज बनाई जाएगी वो अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम के अंदर बनाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो एक एलिवेटेड डेक बनाया जाएगा वो MRVC का स्कोप है, लेकिन इन सब कामों के बारे में हम इन डेप्थ वीडियो में जानेंगे, जहाँ पर हम पालघर स्टेशन की जो रीडेवलपमेंट के काम हैं वो देखेंगे। लेकिन मेरे कई सारे वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं उनका एक शॉर्ट आंसर हम यहाँ पे देते हैं। जो लोगों में कन्फ्यूजन है कि पालघर को होम प्लेटफॉर्म मिलेगा या नहीं। देखो, होम प्लेटफॉर्म क्या होता है? बाय डेफिनेशन होम प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जिसको एक्सेस आप बिना फुटओवर ब्रिजेस के कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली आपको एक्सटर्नल जो सर्विसेज है या जो एग्जिट है, जो एंट्रीज है, वो डायरेक्टली मिलती है। यानी कि एक होम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपको फुटओवर ब्रिज का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। पालघर के करंट लेआउट में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो एक होम प्लेटफॉर्म है। तो अगर कोई ये पूछ रहा है कि पालघर को होम प्लेटफॉर्म मिलेगा क्या, तो यस, पालघर को होम प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो सबअर्बन प्लेटफॉर्म नंबर 1 रहेगा वो पालघर का होम प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर लोगों में कंफ्यूजन है होम प्लेटफॉर्म और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के बारे में। टर्मिनल प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जिसको आइदर साइड डेड एंड होता है, जहाँ से जो टर्मिनल लोकल है वो आती है और वो रिवर्स ही जा सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती। इसके कुछ एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे विरार का प्लेटफॉर्म नंबर 4A है, करंट प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, करंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जैसे वसई का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ऐसे प्लेटफॉर्म टर्मिनल प्लेटफॉर्म कहलाए जाते हैं। तो अगर लोगों में जो कन्फ्यूजन है टर्मिनल प्लेटफॉर्म और होम प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आशा करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको वो समझ में आ गए होंगे। बात रही कि क्या पालघर को टर्मिनल प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो करंट अप्रूव्ड डिजाइन के हिसाब से पालघर को कोई टर्मिनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट पालघर को टर्मिनल प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर हम फ्यूचर में मुंबई साइड से लाइक चर्चगेट से पालघर लोकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट डहाणू लोकल या नॉट बोईसर लोकल, लेकिन पालघर में टर्मिनेट होने वाली लोकल, तो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो फ्यूचर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 बनेगा, दैट कैन बी यूज्ड एज अ टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म फॉर पालघर लोकल। जैसे गोरेगांव पे अगर हम देखें, गोरेगांव का करंट प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो है वो गोरेगांव तक आने वाली फास्ट लोकल के टर्मिनेशन के लिए यूज होता है। और अगर लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि बोईसर को ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्यों मिल रहा है, तो जो बोईसर का करंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जो टर्मिनल प्लेटफॉर्म या जो लूप प्लेटफॉर्म का पर्पस सर्व कर रहा है, उसको रिपर्पस करके अब सबअर्बन लाइन बनाया जाएगा। तो जो बोईसर का जो लूप प्लेटफॉर्म या टर्मिनल प्लेटफॉर्म गायब हो रहा है या कम हो रहा है, उसका वॉइड फिल करने के लिए एक कंपनसेशन के तौर पर एडिशनल प्लेटफॉर्म बोईसर को दिया जा रहा है। अगर हम एडिशनल प्लेटफॉर्म देखें तो बोईसर को भी 2 ही मिल रहे हैं। मतलब एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 को आइलैंड प्लेटफॉर्म कन्वर्ट करके उसके वेस्ट में एक ही प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और वेस्ट में एक होम प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। पालघर के डिजाइन में भी वही है कि जो वेस्ट में प्लेटफॉर्म बनेगा वो होम प्लेटफॉर्म बनेगा और जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसके वेस्ट में एक और प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन में कोई ना रहे कि बोईसर को एडिशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बोईसर का जो होम प्लेटफॉर्म बनेगा वो एक कंपनसेशन के तौर पे बनाया जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 को
हम रीपर्पस करके अप सबर्बन लाइन के तौर पे यूज करेंगे। पालघर के आगे बढ़ने पर उमरोई तक एक और बार हमें जो बलास्ट लेइंग के काम है, उसके बाद स्लीपर लेइंग और ट्रैक लेइंग के काम है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ ओएची पोल के इरेक्शन के काम भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दूध खाड़ी और कोरगांव खाड़ी के ब्रिजेस के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग हो चुकी है और इन ब्रिजेस के ऊपर से जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है उनके आवागमन शुरू हो गए हैं। उमरोई पेट्रोल पंप के बगल में जो रोड ओवरब्रिज बन रहा है उसके भी काम हमें फाइनली फिनिशिंग के स्टेज में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि WDFC के ऊपर के जो स्पैन है वो अभी तक लॉन्च किए जाने बाकी है, लेकिन हमें ईस्ट और वेस्ट में काफी काम आगे बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं उमरोई स्टेशन पे, जहाँ पर हमें वापस एक बार मेजर अपग्रेड्स उमरोई स्टेशन की होते हुए दिख रही है। उमरोई के जो सबर्बन प्लेटफॉर्म बनेंगे उनके तो रूफ के स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। जो नई स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनेगी वो स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो चुकी है। नए बनने वाले फुटओवर ब्रिजेस या एक्सिस्टिंग फुटओवर ब्रिज के एक्सटेंशन के फाउंडेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर एक मेजर अपडेट आती है जो हमने इसके पहले कभी भी नहीं देखी थी कि उमरोई के जो एक्सिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनके एक्सटेंशन की जो 15 कोच लोकल्स के कैपेबल बनाए जाएंगे, उसके लिए जो एक्सटेंशन किए जाएंगे वो यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुके हैं। हालांकि जब मैंने पहले दिसंबर में शूट किया था तो एकदम इनिशियल वर्क शुरू थे, लेकिन अब अगर हम फरवरी में उसके लाइव फुटेजेस देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर लिटरली सिर्फ जो टाइलिंग के काम है वो फिनिश करके ये पब्लिक के लिए खुले कर दिए जाएंगे, जिसके बाद विरार के आगे यानी दाहनु तक 15 कोच लोकल चलाने के लिए सारी की सारी जो ऑब्स्टेकल्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे हमने इसके पहले देखा वैसे ही उमरोई और बोईसर में भी जो ब्लैंकेटिंग के काम है, ओएची पोल के इरेक्शन के काम है, वो हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी तक ट्रैक लेइंग के काम शुरू होना बाकी है। यहाँ पर भी हमें एक एसएसपी के काम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो अमरोई खाड़ी पर एक ब्रिज बन रहा था उसके भी जो गर्डर के कास्ट इन सीटू फैब्रिकेशन के काम है वो हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बेटेगांव ब्रिज के आगे जो एक स्टेबलिंग लाइन बनेगी उसके लिए जो अर्थवर्क बनेगा उसके काम अभी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो एग्जिस्टिंग गुड्स अनलोडिंग यार्ड है उसके डिसमेंटलिंग के काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक इसके रिप्लेसमेंट में या इसके कंपनसेशन में जो बोईसर के नॉर्थ में गुड्स अनलोडिंग यार्ड बन रहा है वो जब भी कमीशन होगा तभी ही इस फैसिलिटी को, यानी जो दोनों गुड्स अनलोडिंग की लाइंस है उन्हें डिसमेंटल करके आगे के काम किए जाएंगे। बात अगर करें बोईसर स्टेशन के एरिया की तो यहाँ पर भी जो एक्सिस्टिंग स्टेशन है उसके रीडेवलपमेंट के काम अभी तक उतने आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो स्टेशन की जो नई एंट्री बिल्डिंग बनेगी वो स्ट्रक्चरली फिनिश हो चुकी है। जो रेलवेज की क्वार्टर्स की बिल्डिंग है वो भी स्ट्रक्चरली फिनिश हो चुकी है। कुछ ही समय में ये बिल्डिंग्स कमीशन की जाएगी, जिसके बाद जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है उनके डिसमेंटलिंग के काम शुरू हो जाएंगे। बोईसर के आगे बढ़ने पर फिर एक बार आती है एक मेजर अपडेट बोईसर के नए गुड्स अनलोडिंग यार्ड के बारे में। बोईसर के स्टेशन एरिया से गुड्स अनलोडिंग यार्ड तक जाने वाली लाइन जो है उसके अर्थवर्क के काम और वहां पर ओएची पोल के इरेक्शन के काम भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेजर अपडेट है स्पेसिफिकली यार्ड के एरिया से, जहां पर जो अनलोडिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके फैब्रिकेशन के काम ऑलमोस्ट फिनिशिंग के लेवल पे है और यहाँ पर ट्रैक लेइंग भी की जा चुकी है। देखो यहाँ पर इस पूरे अनलोडिंग एरिया में ओएची पोल्स नहीं बिठाए जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो क्रेन्स अनलोड करेंगी जो ट्रेन्स को या जो कंटेनर्स को, उनके ऊपर ओएची पोल्स नहीं होते, सिंस वहाँ पर क्रेन्स को ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली शंटिंग लोकोमोटिव्स के सहारे जो फ्रेट ट्रेन्स है उन्हें लाया जाएगा या तो पीछे से पुश किया जाएगा, जिसके चलते जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो उसी एरिया तक आएंगे जहाँ तक ओएची ले की होगी।
DFCCIL या PWD की तरफ से बनाए जाने वाले बोईसर के LC के रिप्लेसमेंट के ब्रिज के काम अभी तक हमें कहीं पर भी आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। बात करें अगर हम बोईसर से वानगांव के एरिया के बारे में, तो ऑब्वियसली ये सेक्शन काफ़ी पहले से लीड पे रहता हुआ आया है और यहाँ पर भी हमें जो ब्लैंकेटिंग के काम है वो तो पूरे हो ही गए हैं। इस सेक्शन में जो 3 LC थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए जा चुके हैं। उनके रिप्लेसमेंट में जो अंडरपासेस बनने थे या जो रोड ओवरब्रिज एक बनना था वो कमीशन किया जा चुका है। इस सेक्शन में हमें बलास्ट लेइंग, स्लीपर लेइंग और ट्रैक लेइंग के काम और उसी के साथ साथ OAG पोल के इरेक्शन के काम और उनके आर्म्स का इंस्टॉलेशन भी हमें दिखाई देता है। बोईसर से वानगांव के बीच का हिस्सा काफी समय से लीड पे रहता हुआ आया है और वैसे ही इस बार भी ये हमेशा की तरह अपनी लीड बनाए हुए है। अब यहाँ पे कर लेते हैं एक छोटा सा फैक्ट चेक। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो उन 2 लोकेशंस में से है जिनके बारे में कुछ समय पहले एक आर्टिकल छपा था। आर्टिकल ऐसा कि यहाँ से जो राइट में हमें WDFC दिख रही है, ईस्ट साइड में, मेन लाइन के ईस्ट साइड में जो WDFC की लाइन है और वेस्ट साइड में बोईसर का नया गुड्स यार्ड है। तो यहाँ से WDFC से गुड्स यार्ड तक जाने के लिए जो एक्सेस बनेगा वो कुछ इस तरह से उस आर्टिकल में बताया गया था कि WDFC से मेन लाइन पे आएगा, मेन लाइन से सबर्बन लाइन पे आएंगे ट्रेन्स और फिर सबर्बन लाइन से यहाँ से अंदर से होते हुए टुवर्ड्स गुड्स यार्ड जाएंगे। और दूसरा लोकेशन है यहाँ पर, जहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जो एक लाइन निकल के वाढवण पोर्ट की तरफ जाएगी। वहाँ पर भी उस आर्टिकल में ऐसा ही क्लेम किया गया कि वो सेम तरीके से यानी WDFC की मेन लाइन से वेस्टर्न रेलवे मेन लाइन पे टर्नआउट के सहारे, फिर वहाँ से टर्नआउट के सहारे सबर्बन लाइंस पे और वहाँ से वापस टर्नआउट लेके टूवर्ड्स वाढवण जाएगा। देखो ये अगर चीज़ें ऐसी सच में होती तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रैफिक को काफ़ी डिस्टर्ब करती और ये पढ़ के किसी को भी गुस्सा आना जायज़ है। लेकिन ये आर्टिकल या फिर ये आर्टिकल में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कितना सच है? बात अगर करें WDFC से बोईसर यार्ड में, बोईसर के नए यार्ड में गुड्स ले जाने की, तो शायद इसके पहले मैंने कभी WDFC डिटेल में कवर नहीं किया है, लेकिन ये कहीं पे मेंशन भी नहीं किया है कि यहाँ से WDFC से गाड़ी गुड्स यार्ड जा सकती है। देखो यहाँ से अगर WDFC पे जंक्शन लगाना है तो यहाँ पे एक स्टेशन बनाना पड़ेगा। इस लोकेशन से जो नियरेस्ट WDFC का स्टेशन है वो नॉर्थ साइड आता है न्यू पालघर और साउथ साइड आता है न्यू सफारी। तो वो तो समझो रेलवे का टेक्निकल नॉलेज हो गया, लेकिन पूरे WDFC के रूट में कहीं पर भी ऐसे जो इंटरचेंजेस है विथ मेन लाइन इंडियन रेलवेज वो कहीं पर भी ऐसे टर्न आउट के जरिए नहीं दिए गए। वो तो या तो रेल फ्लाईओवर या तो अंडरपासेस इनके जरिए दिए गए हैं। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम ले तो साणंद का इंटरचेंज हो गया, मकरपुरा का इंटरचेंज हो गया, संजाली का इंटरचेंज हो गया और आगे जाके खारबाव का इंटरचेंज हो गया। ये इंटरचेंजेस रेल फ्लाईओवर्स के मदद से, मतलब RFO जो बोलते हैं रेल फ्लाईओवर, रेलवे के ऊपर से रेलवे पास होना, रेल फ्लाईओवर की मदद से बनाए गए हैं। हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इससे एक मेक श्योर होता है कि जो मेन लाइन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है उसके ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो अगर WDFC की किसी ट्रेन को बोईसर गुड्स यार्ड में आना है, सिंगल डेक जो नॉर्मल कॉन्कोर या नॉर्मल ट्रेन चलेगी, उनको अगर WDFC से बोईसर के यार्ड में आना है तो या तो उन्हें मकरपुरा इंटरचेंज या तो सायान इंटरचेंज या तो खारबाव इंटरचेंज से मेन लाइन इंडियन रेलवेज पे आके फिर बाद में बोईसर तक आके बोईसर के यार्ड की लाइन में एंटर होना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें वाढवण की ओर जाने वाली लाइन की, तो मैंने मेरे एक प्रीवियस वीडियो में वाढवण पोर्ट के वीडियो में काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इजी तरीके में बताया था कि WDFC से जो लाइन वाढवण पोर्ट जाएगी वो WDFC के न्यू पालघर स्टेशन से ओरिजिनेट होगी, आगे जाके रानी शिगांव की यहाँ से टर्न लेके खुत्ताड़, शिगांव, हनुमान नगर एरिया से होके एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस के ऊपर से रेल फ्लाईओवर के जरिए जाएगी। यहाँ पर स्टील ब्रिजेस का रेल फ्लाईओवर बनाया जाएगा जिससे एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन, चाहे वो WDFC मेन लाइन हो, चाहे वो वेस्टर्न रेलवे मेन लाइन हो या वेस्टर्न रेलवे की सबर्बन लाइन हो, इन्हें बिना डिस्टर्ब किए फ्रेट ट्रेन वाढवण पोर्ट तक जा पाएगी। देखो ऐसे आर्टिकल या सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप जब भी पढ़ते हो तो इस पर कितना बिलीव करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आजकल की दुनिया में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास अवेलेबल है,
तो ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप अगर 2-3 AI सोर्सेस से सिर्फ टाइप करके इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। क्या सच में ऐसे इंटरचेंजेस या टर्नआउट्स बनाए जाएंगे जहां पर गुड्स ट्रेन के लिए मेन लाइन को डिस्टर्ब करके गुड्स ट्रैफिक को आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे उस वाडवंड पोर्ट के वीडियो के पहले भी ऐसे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो VPPL के साइट पे अवेलेबल है, जिसमें वाडवंड पोर्ट की कनेक्टिविटी का DPR भी मौजूद है और उसमें इस रेल फ्लाईओवर का और पूरी रेलवे के अलाइनमेंट को काफ़ी डिटेल में बताया गया है। देखो, ऐसे आर्टिकल से प्रोजेक्ट तो चेंज नहीं होते हैं या ऐसे कुछ टर्नआउट ओरिजिनेट या सच में थिंक अपॉन नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग ये आर्टिकल पढ़ते हैं उनमें से कईयों के मन में रेलवेज के खिलाफ हेट्रेड जनरेट होने लगता है। और ये हेट्रेड इवेंचुअली जब अक्यूमुलेट होता है मल्टीपल रीजंस के कारण, जैसे अभी ये टर्नआउट का रीज़न हो गया, फिर और भी कई सारे रीजंस हो गए जो ऐसे पढ़ पढ़ के लोगों में जो हेट्रेड अक्यूमुलेट होता है वो हेट्रेड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म होता है एजिटेशंस में। देखो, जो रेल रोको जैसे प्रोटेस्ट देश भर में कहीं पे भी होते हैं वो किसी भी एक सिंगल रीजन के कारण नहीं होते, वो मल्टीपल डिफरेंट रीजंस के कारण होते हैं। और लोगों में जब गुस्सा अक्यूमुलेट होता है तभी वो लोग एक फाइनल सॉल्यूशन के तौर पे ऐसे एजिटेशन पे उतरते हैं। तो फॉर नो रीजंस ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे अनवेरिफाइड आर्टिकल्स के कारण लोगों में हेट्रेड क्रिएट करना गलत बात है और लोगों को ये खुद डिसाइड करना चाहिए कि हम कितना इस पे बिलीव करें और कितना नहीं। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को भी ब्लाइंडली बिलीव करें। आप मेरे वीडियोस जब भी देखते हो तो उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कितनी सच है कितनी गलत है वो भी आप वेरीफाई करें। कोई भी ऑनलाइन सोर्स, कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जब भी आप देखते हो उस पर अपनी राय या उस पर अपने कंक्लूजन बनाने से पहले उस पर कम से कम एक बार तो सेल्फ रिसर्च कर लेनी चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल को जो ऐसे आर्टिकल्स के लिए इन्फॉर्मेशन मास मीडिया में देते हैं, ऐसे किसी इंडिविजुअल को कोई डाउट है कि क्या ऐसा सच में होगा, तो वो डाउट सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन सोर्सेस नहीं यूज़ करने हैं या नहीं यूज़ करने आते तो हम जैसे रेल एंथुजियास्ट या रेल फैंस लोग ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं ऐसे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मेरे जैसे काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे लोग हैं जिनको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना पसंद होता है, लेकिन उसमें कुछ भी डाउट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं डायरेक्टली मेन स्ट्रीम मीडिया में, मास मीडिया में ऐसे आर्टिकल पब्लिश कराऊंगा जिससे लोगों में हेट्रेड क्रिएट होगा या फियर मॉन्गरिंग क्रिएट होगी या मिसकंसेप्शन क्रिएट होंगी। तो ओवरऑल मेरी सबसे यही अपील है, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे न्यूज़ मीडिया में हो, आप अगर कोई भी आर्टिकल या कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियोस, कोई भी रील देखते हो तो उसे एक बार खुद वेरीफाई कर लीजिए यूजिंग योर ओन रिसर्च टूल, जैसे आजकल AI टूल जैसे मैंने बताया। इसके बाद ही अपना ओपिनियन, अपने कंक्लूजन या अपना जो कुछ पर्सपेक्टिव है वो बनाएं। वानगांव स्टेशन के एरिया की बात करें तो जो नए प्लेटफॉर्म बनेंगे उनके काफ़ी इनिशियल ग्राउंड वर्क शुरू हो गए हैं। मतलब नॉर्थ एंड पे जो ओल्ड स्ट्रक्चर हुआ करते थे उन्हें पूरी तरह से फ्लैटन किया जा चुका है और यहाँ पर जो इनिशियल ग्राउंड क्लियरिंग के काम है वो शुरू हो गए हैं। जो नई स्टेशन एंट्री बिल्डिंग बनेगी वो स्ट्रक्चरली फिनिश हो चुकी है, उसके पेंटिंग के काम शुरू है। जो नए रेलवे क्वार्टर्स बनेंगे वो भी स्ट्रक्चरली फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर 2 नए फुटओवर ब्रिजेस के काम इनिशियल स्टेजेस में शुरू हो चुके हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े डाहणू की तरफ, यहाँ पर जो ट्रैक्शन सबस्टेशन बन रहा है उसके भी जो अर्थवर्क के काम है वो कंप्लीट हो गए हैं और उसी के साथ साथ जो इक्विपमेंट लगने हैं उसके फाउंडेशन के काम भी हमें यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक माइनर ब्रिज बनना था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसके थ्रू जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी की मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी है, जिसके चलते वानगांव से डाहणू के बीच के अर्थवर्क को भी काफी स्पीड आ चुका है। यहाँ पर बनने वाले वानगांव कारशेड का जो फर्स्ट स्टेज एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो आ चुका है, जिसका मतलब हम इस साल के एंड तक यहाँ पर ग्राउंड क्लियरिंग और दूसरे काम दिखना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रिज नंबर 163 यानी कापसी खाड़ी पर जो ब्रिज बन रहा है उसके गर्डर के फैब्रिकेशन के काम कास्ट इन सितु मेथड से आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे बढ़ने पर जो रिले हट बन रही थी उसके स्ट्रक्चर के काम कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर जो माइनर ब्रिजेस बनने हैं उनके कंस्ट्रक्शन के काम भी शुरू हो गए हैं। जो अर्थवर्क के काम है वो हमें फाइनली जो नई अलाइनमेंट बनी वहां तक कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं।
और अगर हम अभी बड़े ओल्ड अलाइनमेंट की ओर, तो जो ब्रिज नंबर 166 रिबिल्ड हो रहा है उसके जो गर्डर लॉन्चिंग के काम है अभी हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आजकल शूट करते समय ऐसे सिनारियोस काफी बार देखने मिलते हैं जहां पर एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवेज और WDFC के ऊपर हमें ट्रेन्स की पैरेलल रन देखने मिलती है। यहाँ पर ओल्ड अलाइनमेंट पर भी जो OHC पोल के इरेक्शन के काम है वो भी आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने पर DTPS के जो फाटक है या जो LC है उसके रिप्लेसमेंट में जो ब्रिज बन रहा है उसके भी कंस्ट्रक्शन के काम हमें फाइनल स्टेज में दिख रहे हैं। आगे बढ़ने पर आता है समता खाड़ी पर बनने वाला ब्रिज नंबर 169। ये एक मेजर ब्रिज है और यहाँ पर जो गर्डर लॉन्चिंग के काम है वो कास्ट इन सिटू से कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने पर करंटली जो नई अलाइनमेंट है जो ओल्ड अलाइनमेंट के साथ मर्ज होती है उस एरिया में वेस्ट में भी जो अर्थवर्क के काम है वो आगे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। इस एरिया से वेस्ट में 2 नई लाइन बनाई जाएगी जो धाणु के स्टेशन तक रहेगी, जो सबर्बन लाइन के काम आएगी। बात करें अगर हम धाणु स्टेशन की, तो यहाँ पर स्टेशन के रीमॉडलिंग के काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन MRVC के काम की स्पीड को देखते हुए जैसे वैतरणा पे काम हो रहे हैं, सफाले पे काम हो रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धाणु स्टेशन के काम भी जब शुरू होंगे तब काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ाए जाएंगे। अभी धाणु स्टेशन का लेआउट कैसा रहेगा फ्यूचर में, उसके बारे में भी हम एक डेडिकेटेड धाणु स्टेशन की रीडेवलपमेंट के वीडियो में जानेंगे। धाणु स्टेशन के आगे जो रेलवे के नए क्वार्टर्स बन रहे हैं कोसबाट रोड के पास, वो स्ट्रक्चरली फिनिश हो चुके हैं और उनके फिनिशिंग के काम हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो विरार धाणु रोड क्वाड्रुपलिंग के 2026 के प्रोग्रेस अपडेट के बारे में। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया मेरे से, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ये डिले कम से कम होता रहे और उसी के साथ जो ये वीडियोस है, जो ये अपडेट्स है, वो फुल डिटेल में या फुल क्लैरिटी में, फुल क्वालिटी में आप तक मैं पहुँचाते रहूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद और पूरी तरह समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं यूजुअली कोई भी जेन्युइन और सेंसिबल कमेंट को अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। इस प्रोजेक्ट में कई सारे स्टेशन पे जो रीडेवलपमेंट हो गए उसके बारे में हम डिटेल वीडियो में फ्यूचर में जानने वाले हैं और विरार के वीडियो की तरह ही मेरी ट्राई रहेगी कि जल्द से जल्द आप तक वो वीडियोस ला पाऊँ। मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।